गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण में हम पढ़ेंगे संचार माध्यम अर्थात मीडिया, है ना। संचार माध्यमों में हिंदी क्या स्थान है इसका। तो पढ़ते हैं संचार माध्यमों में हिंदी का स्थान। सूचना क्रांति के इस वर्तमान युग में संचार की भाषा के समक्ष विविध प्रकार की चुनौतियाँ हैं। सूचना और संचार तकनीकी का निरंतर विकास होता गया है। कंप्यूटर के विकास और उसकी कार्यविधि अथवा कंप्यूटर की संरचना के विस्तार में जाने के बजाय हमें यह समझना है कि कंप्यूटर केवल संकेतों और अंकों को ही समझता है। तो ये जो वर्तमान दौर है, ये युग है, ये सूचना और क्रांति का है। आप देखते हैं कोई भी सूचना हो, देश विदेश की हो, विद सेकंड आपको मिल जाती है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने की बड़ी खबर हो। बहुत ही जल्दी, बहुत ही एडवांस हो चुका है सूचना और क्रांति का ये युग। और इसमें हम अगर देखें तो भाषा के विविध प्रकार की चुनौतियां हैं सामने। कैसे? अलग अलग प्रकार की भाषा है और सभी भाषाओं की सामने अपनी अपनी एक चुनौतियां हैं। लेकिन ये क्या है? कंप्यूटरीकृत युग है और हिंदी भाषा और संख्याओं को सबसे पहले इन्हीं दो संकेतों की योजनाओं में बदलना होगा। देवनागरी लिपि की स्थिति रोमन लिपि से भिन्न है। अब देवनागरी में आधे अक्षर और मात्राओं का भी प्रयोग होता है। देवनागरी जो लिपि है ना, उसमें आधे अक्षर और मात्राओं का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक प्रकृति के कारण देवनागरी लिपि में कंप्यूटर में काम करना कठिन नहीं है। तो हिंदी भाषा की यही है सबसे बड़ी उपलब्धि कि कंप्यूटर में भी इसमें काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कठिन काम ये नहीं है। वर्तमान में पूर्णीकृत देवनागरी कंप्यूटर आ चुका है। नई दिल्ली में तीसरे हिंदी विश्व सम्मेलन में इसे प्रस्तुत भी किया जा चुका है। तो जो वर्तमान समय है, इसमें देवनागरी लिपि से परिपूर्ण पूरा एक कंप्यूटर आ चुका है। भारत में हिंदी अभी तक संपर्क भाषा नहीं बन पाई है। अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों को प्रमुख स्थान प्राप्त है। अभी भी जो हम देखते हैं कि बहुतायत से जो वर्ग हैं वो अंग्रेज़ी माध्यम जो स्कूल हैं, विद्यालय, उनको ही प्रमुखता देते हैं। इसका प्रभाव रेडियो और टेलीविज़न पर भी हम देख सकते हैं, है ना। अंग्रेज़ी के कम प्रचलित शब्दों के प्रयोग का बाहुल्य होता जा रहा है। हिंदी के प्रचलित शब्द प्रयोग होते जा रहे हैं। हिंदी के सरल शब्दों की अपेक्षा अंग्रेज़ी के कठिन शब्दों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेज़ी के कठिन शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन हिंदी के सरल शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। और उच्चारण और लेखन दोनों ही दृष्टियों में जो कठिन शब्द है उसको भी लोग बोलना चाहते हैं अंग्रेज़ी भाषा में। भाषा का प्रयोग उन भाषाओं में होता है जो विकसित नहीं है ना। हिंदी विकसित भाषा है और यही जो कारण है हिंदी का प्रयोग भी ठीक से किया जा रहा है। अब इस बात में हमको ये समझना आवश्यक है कि हिंदी का मानक रूप कठिन नहीं है। इस मानक रूप ने ही संचार क्रांति की चुनौतियों का सामना करने में हिंदी को समर्थ बनाया है। हिंदी भाषा समृद्ध है, इसका व्याकरण बहुत समृद्ध है और सूचना और क्रांति के इस युग में हिंदी जो है अपना एक परिपूर्ण स्थान रखती है। हम पढ़ते हैं संचार के माध्यम। संचार के क्या क्या माध्यम हैं? सामान्य रूप में संचार माध्यमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है परंपरागत माध्यम, दूसरा है आधुनिक माध्यम। तो संचार के परंपरागत माध्यम वे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? विकसित होते आए हैं। समाज में इनकी बहुत अधिक प्रासंगिकता अभी भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है। और प्रोफेसर हरि मोहन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? सूचना प्रौद्योगिकी और जनमाध्यम में भारत में मिलने वाले 12 परंपरागत संचार माध्यमों का उल्लेख किया है। और वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है वार्ता, दूसरा कथा, तीसरा मेले, चौथा उत्सव तथा पर्व, पांचवा है लोकगीत, 6 है लोकनाट्य। लोकनाट्य में रासलीला, रामलीला, कठपुतली, तमाशा, नौटंकी जो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। नंबर 6 है शिलालेख, जो शिलाओं पर रहते हैं। लेख प्राचीन समय में लिखते चले आए हैं, जो राजा महाराजा के काल में भी रहते थे। फिर 7 है लोक कलाएँ, जैसे इसमें आ जाएगा ब्रज की सांझी, बिहार की मधुबनी, लोक नृत्य, लोक कलाएँ, कांगड़ा शैली, अल्पनाएँ, ये जो एक क्षेत्र विशेष को लोक कला जो है प्रदर्शित करती है।
फिर है मूर्ति कला, अजंता एलोरा और इस प्रकार की मूर्ति कला जो किसी स्थान विशेष में प्राप्त हुई है। वास्तुकला, वास्तुकला में जो बहुत ही सुंदर वास्तु के उदाहरण हैं, जैसे कोणार्क का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है ललित कला, ललित कलाएं में गीत और संगीत। नेक्स्ट है संदेश प्रेषण हेतु मनुष्य तथा पक्षियों की सेवाएं। संदेश प्रेषण के लिए हम देखते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्यों की सेवाएं भी ली जाती थी जो सैनिक होते थे, और पक्षी जो हैं, है ना, कबूतर है, बाज है, इनकी सेवाएं ली जाती थी। ये तो हो गए संचार के परंपरागत माध्यम। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं आधुनिक माध्यम संचार के। आधुनिक संचार माध्यमों का संबंध वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से जुड़ा हुआ है। भाषा और लिपि के विकास के क्रम में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? मुद्रण तकनीक है, जो टंकन का कार्य है ना। मुद्रण से लेकर आज तक संचार माध्यमों के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे हम 3 चरणों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है शब्द संचार माध्यम या मुद्रण माध्यम। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, समय समय पर जो जर्नल प्रकाशित होते हैं, पॉम्पलेट, हैंडबिल और पोस्टर, ये हैं शब्द संचार या माध्यम या मुद्रण माध्यम। दूसरा है श्रव्य संचार माध्यम। श्रव्य संचार माध्यम का मुख्य उदाहरण रेडियो, ऑडियो कैसेट, मोबाइल है, सेलुलर फ़ोन है, ये श्रव्य संचार माध्यम है। तीसरा है दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यम। दृश्य और श्रव्य जिसमें दोनों ही हमको प्राप्त होते हैं, फिल्म है, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स, VCR, VCP, उपग्रह प्रणाली के चलते जो और भी मॉडर्न टेक्निक, नवीन साधन जो उपलब्ध हैं अभी वर्तमान समय में, जिसमें कंप्यूटर प्रणाली है, इंटरनेट सेवाएं हैं, CD है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वीडियो फ़ोन, टेलीकॉन्फ्रेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। फिर हम देखते हैं संचार माध्यमों की भाषा। संचार माध्यमों की भाषा पर विचार करने से पूर्व हम यह समझ लेते हैं कि संचार के बदलते माध्यमों के अनुसार भाषा में भी समय समय पर परिवर्तन आता गया है। इसमें हम देखते हैं संचार माध्यमों की भाषा में पहला है समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा आम लोगों की ही भाषा होती है ना। और समाचार पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य क्या है? अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना या समझाना। और साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं कि साहित्यिक भाषा होती है। वैज्ञानिक पत्र पत्रिका में वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोगों की बहुलता होती है। जैसे कानून और विधि का हम क्षेत्र देखते हैं, उनकी जो पत्रिकाएं होंगी तो उनकी भी शब्दावली क्या होगी? पृथक होगी। उनमें विधिक शब्दों का उपयोग होगा, विधिक शब्दावली होगी, और भाषा भी वैसी ही होती है। परंतु राजनीतिक पत्र पत्रिकाओं की भाषा जो है आम लोगों की भाषा होती है। उनकी जो शब्दावली हम देखते हैं उसमें विविधता होती है, और उसमें संस्कृत के समान तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है जो तद्भव का भी उससे कम नहीं। तो इसमें दोनों प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, शुद्ध परिष्कृत भाषा जो हम कह सकते हैं, है ना। और इसमें देशी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग होता है, मतलब ये सभी लोगों को समझाने के लिए होती है ये भाषा। समाचार पत्रों में समाचार लेख, कहानी, कविता, समीक्षा, खेलकूद, अर्थतंत्र, विज्ञापन आदि समाहित होते हैं। हम कोई भी समाचार पत्र उठा के देख लेते हैं, इसमें क्या मिलता है हमको? समाचार पत्र में कोई भी लेख मिलेगा, कहानी मिलेगा, कविता, समीक्षा, खेलकूद, आसपास के माहौल का जो आपको न्यूज़ है वो सब प्राप्त होता है ना। परंतु जहाँ तक भाषा के प्रश्न का स्वरूप है तो उसे समाचारों में भली भांति सीखा जा सकता है। आपको वही भाषा उपलब्ध होगी समाचार पत्रों में जो आपको समझने में सुलभ है और आम वर्ग की भाषा है, जनसाधारण की भाषा है, जिसको समझने में किसी और को परेशानी ना हो। दूसरा हम देखते हैं रेडियो की भाषा। रेडियो की भाषा क्या है? रेडियो पूर्णतः बोली जाने वाली शब्दों का माध्यम है, इसलिए रेडियो की विशिष्टता उसकी भाषा के संदर्भ में भाषित होती है। रेडियो ने वाणी का बहुत विकास किया है, और रेडियो की जो शब्दावली है हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार की सामग्री से निर्मित होती है। पहला होता है वाणी, मतलब इसमें स्वरों का बहुत महत्व है, वाक्य वाणी। दूसरा है ध्वनि या इसका प्रभाव, ध्वनि प्रभाव। तीसरा है मौन या चुप्पी, ये एक समय विशेष पर ही प्रसारित होती है। रेडियो की भाषा की विशेषताओं का उल्लेख हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। क्या है इसकी भाषा की विशेषताएं?
पहला है, भाषा श्रोता की समझ में आए, इसलिए कठिन भाषा का प्रयोग करने के बजाय जनसाधारण में बोली जाने वाली भाषा और आम भाषा का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है, रेडियो पर बोलने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रोता जो है उसे आसानी से समझ सकता है छोटे वाक्यों को। तीसरा है, छोटे छोटे वाक्य बनाना ही पर्याप्त नहीं है। वाक्य केवल छोटे हैं इतना ही काफ़ी नहीं होता है। क्या करना चाहिए, इनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, इनके प्रसारण में क्या होता है, सुबोध तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो भी जानकारी है वो श्रोताओं तक पहुंचाया जाए। बहुत लंबा वाक्य जो है बनाकर इससे क्या होगा, बनाने वाले को भी परेशानी होगी और समझने वाले श्रोतागण को भी परेशानी होती है। फिर अगली इसकी विशेषता है, हमेशा एक ही तरह की भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए। जैसा आपका विषय है उसके अनुरूप इसमें भाषा होनी चाहिए। अगली विशेषता है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं किसी समाचार से संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम एक बार पहले लिया जाता है, बाद में क्या करेंगे, उसका उप जो नाम है वही लेते हैं। फिर इसकी अगली विशेषता है, रेडियो की भाषा में लगातार बदलाव आता जा रहा है। पहले एवं व का बहुतायत प्रयोग होता था, अब और शब्द का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है भाषाओं में भी। अगली विशेषता है, रेडियो के कार्यक्रमों की सीमा निर्धारित होती है, उसी समय सीमा के अनुसार शब्दों की सीमा भी निर्धारित किया जाता है। आपने देखा होगा सुबह जो कार्यक्रम का प्रारूप बताया जाता है कि इतने बजे ये कार्यक्रम आएगा, है ना, तो बिल्कुल टाइम लिमिटेशन होता है और जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही शब्दों की सीमा होती है। अगली विशेषता है, आज के तकनीकी युग में रेडियो की भाषा भी तकनीकी युग होती जा रही है। जैसा दौर है उसके ही अनुसार रेडियो की भाषा भी तकनीकी से युक्त होती जा रही है। अगली विशेषता है, रेडियो कार्यक्रमों में खड़ी बोली के साथ साथ लोकप्रिय अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा इत्यादि लोकप्रिय आंचलिक भाषाओं के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। समय के साथ विभिन्न प्रकार की भाषाओं का भी चलन बढ़ा है और श्रोता वर्ग के जो है मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इसमें क्या है, उनके डिमांड जो है, शौक़ भी बदले हैं। तो क्या बहुत सारी भाषाओं का इसमें समावेश अब किया जाने लगा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रेडियो की भाषा सरल, सहज और प्रवाह युक्त होनी चाहिए, जो क्या होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि श्रोतागण को ये मंत्रमुग्ध कर देती है। फिर हम देखते हैं संचार माध्यमों की भाषा में तीसरा है टेलीविज़न की भाषा। टेलीविज़न की भाषा कैसी होनी चाहिए? आधुनिक संचार क्रांति में टीवी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का साधन है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के मूल्यांकन का साधन टीवी ही बन चुका है वर्तमान समय में। प्रिंट और ऑडियो माध्यम की तुलना में ऑडियो वीडियो माध्यम ने भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव ने भाषा पर अपना रंग जमा दिया है कि हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का पूरा मेल जोल हो चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। वाक्यों का गठन तो हिंदी में होता है, परंतु इसमें अंग्रेजी के शब्दों की भरमार होती है और कभी कभी जो कर्ता और क्रिया के सिवा वाक्य में सभी शब्द क्या होते हैं, अंग्रेजी के ही होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी तो टीवी के कार्यक्रमों में हिंदी बोलने वाले हिंदी की प्रकृति से अनभिज्ञ हैं और क्या होता है, इसमें भाषा इतनी मिक्स हो जाती है अंग्रेज़ी और हिंदी कि इसमें हिंदी का मूल रूप ही खो जाने लगा है। फिर हम देखते हैं दूरदर्शन की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी विशेषता। एक टेलीविज़न की भाषा, पहला है हिंदी की पूरी स्क्रिप्ट अंग्रेजी से भरी। देखते हैं समाचार पत्रों में, टीवी में जो भी दिखाया जाता है, अंग्रेज़ी के शब्द इसमें ज़्यादा आपको देखने के मिलते हैं। दूसरी विशेषता है टीवी की भाषा आम और ख़ास दोनों के लिए होती है। आम आदमी अशिक्षित भी हो सकता है और विद्वान भी हो सकता है। निश्चित रूप से टीवी देखने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, एक अशिक्षित व्यक्ति भी टीवी देखना पसंद करता है और शिक्षित व्यक्ति भी टीवी देखना पसंद करता है। तो ये दोनों वर्गों को ध्यान में रखने कर होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है टीवी की भाषा को आधुनिक भाषा का खिचड़ी रूप कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है।
आधुनिक भाषा जो वर्तमान समय में चल रही है, हिंदी इंग्लिश मिक्स भाषा है ना, तो ये एक खिचड़ी बन गई है भाषा की। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इस प्रकार कहा जाए ये मिक्स लैंग्वेज को। और यही भाषा जो है सर्वमान्य भाषा होती जा रही है, सभी के समझ में अब ऐसी ही भाषा आने लगी है। अगली विशेषता है सरल शब्दों के प्रयोग के पीछे एक तर्क यह भी है कि कठिन शब्द उच्चारण की दृष्टि से परेशानी पैदा करते हैं। सरल शब्द एंकर की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। जो भी एंकर होते हैं वो उनको जो सरल लगे है ना, वो ऐसे ही शब्दों को उपयोग में लाते हैं। इसलिए टीवी में उसी भाषा के प्रयोग को सार्थक माना जाता है जो बहुसंख्यक दर्शकों को प्रिय हो, जो दर्शकों को पसंद आए, है ना। ऐसी भाषा को ही बहुतायत रूप में स्थान दिया जाता है। अगली विशेषता है टीवी की भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। टीवी की भाषा में हम देखते हैं कि बहुत सारी लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे भाषा सशक्त और जीवंत होती है, मतलब उसमें जान पड़ती है ना। तो क्या करते हैं, भाषा को इस प्रकार से सुसज्जित किया जाता है लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करके। अगली विशेषता है भारत बहुभाषी देश है। यहाँ अरबी, फ़ारसी, उर्दू बोलने वाले और समझने वाले काफ़ी लोग हैं। बहुभाषी देश है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के साहित्य समृद्ध लोग हैं जिनको एक के साथ अनेक भाषाओं का भी ज्ञान है ना। तो इसलिए टीवी के कार्यक्रमों में इन भाषाओं का सहज और सरल रूप हमको प्रयोग में मिलता है। इन भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में घुल मिल चुके हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ उदाहरण हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं अचानक, इसको कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो ये समझता ही नहीं है इंसान कि ये अरबी बोल रहा है कि कौन सा। कॉमन लोगों को, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हिंदी का शब्द है कि उर्दू का शब्द है कि फ़ारसी का शब्द है ना। तो अरबी के भाषा के शब्द हैं अचानक, अदालत, इंसान, कसम। फ़ारसी भाषा के शब्द भी कुछ जो हैं आम दिनचर्या में यूज़ होते हैं, जैसे कागज़, चेहरा, जादू, पहलवान। उर्दू भाषा के भी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मिक्स हो चुके हैं। दोस्त, हिम्मत, आवारा, बदनाम, लाश। बहुत सारे शब्द उर्दू भाषा के जिसको सभी वर्ग जो हैं उपयोग में लाते हैं। अगली विशेषता है रेडियो की तरह टीवी की भाषा भी तात्कालिकता से संपृक्त होती है। तत्कालीन परिस्थितियों का और जो भी वातावरण है उसका इसमें समावेश हो जाता है टीवी की भाषा में, है ना। टीवी का भाषा में जीवन को पकड़ने और उसे यथार्थ के साथ पुनर्प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता होती है। टेलीविज़न संचार का बहुत बड़ा माध्यम है और जो भी वर्तमान समय में चल रहा है भाषा को और उसका क्या है जीवंत रूप टीवी को हम टीवी के साथ हम देखते हैं, है ना। और क्या करते हैं समय के साथ या इस